As you know, students, we are discussing about introductory spectroscopy CHM 512 लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 1 हमने पहले डिस्कस किया था। उसमें हमने कोर्स कंटेंट्स के हवाले से पढ़ा, देखा और उसके बाद जो बुक्स रिकमेंडेड थी उसके बारे में हमने देखा कि हमने कौन कौन सी बुक्स जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से रिकमेंडेड हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं जिसमें हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्टरी स्पेक्ट्रोस्कोपी के हवाले से। व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मैटर के साथ इंटरेक्शन करना, मैटर के साथ मिलना, उसके बारे में जो स्टडी होता है उसको कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें मैटर के साथ इंटरेक्शन करती हैं रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आमतौर पर ये रेडिएंट एनर्जी होती है और ये रेडिएंट एनर्जी होती है आमतौर पर, जैसे कि ये विजिबल हो गई, IR हो गई, अल्ट्रा वायलेट हो गई, ये तमाम जो किस्म की एनर्जीज़ हैं ये एनर्जी होती है और इनको मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स में डिफरेंट रेंजेस के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है। किसी को स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी को फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें होता क्या है, इन स्पेक्ट्रोस्कोपी कंपाउंड डू नॉट डिसइंटीग्रेट। स्पेक्ट्रोस्कोपी में कंपाउंड तोड़ का शिकार नहीं होते, टूटते नहीं हैं, उनकी केमिस्ट्री चेंज नहीं होती, बट ओनली द एक्साइट्स। वो क्या होते हैं, एक्साइटमेंट में चले जाते हैं। जब एक्साइटमेंट में जाते हैं तो उसके नतीजे में स्पेक्ट्रम हासिल होता है, उस स्पेक्ट्रम से हम स्टडी कर लेते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप के हवाले से स्टडी करना है तो फंक्शनल ग्रुप का पता चल जाता है हमें। स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं कि कौन सा कंपाउंड मौजूद है, उसके बारे में पता चल जाता है। तो ये चीज़ें जो है हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से मालूम हो जाती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अब हम नेक्स्ट वन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज रिकग्नाइज्ड एज द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। इसमें होता क्या है कि ये एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं, इनके मुंतकिल होती है इसमें एनर्जी, कॉमनली नाउन एज रेडिएंट एनर्जी। और आमतौर पर इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, रेडिएंट एनर्जी। जैसे कि रेडिएंट एनर्जी में आ जाती हैं गामा रेज आ जाती हैं, कॉस्मिक रेज आ जाती हैं, अल्ट्रा वायलेट है, विजिबल है, तमाम किस्म के जो माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, डिफरेंट टाइप्स की जो वेव्स होती हैं, इनकी रेडिएशंस की वजह से जो एनर्जी होती है उसको रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक शक्ल है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ डुअल नेचर। दो प्रॉपर्टीज़ रखती हैं आमतौर पर, दो खसूसियात हैं इनकी, दो नेचर रखती हैं। एक वेव है और एक पार्टिकल है। वेव की शक्ल में पाई जाती है लाइक डिस्क्रीट पैकेट्स। वेव की शक्ल में होगा तो ये डिस्क्रीट पैकेट्स होगा। डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा और फोटॉन्स। इनको क्या कहते हैं, क्वांटा कहेंगे या फोटॉन कहेंगे। वेव की शक्ल में इस तरह, वेव की शक्ल में कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम शो होता है, जबकि पार्टिकल्स की शक्ल में क्या होता है, एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, फोटॉन्स होते हैं, और ये डिस्क्रीट मैनर में किसी भी मैटर के ऊपर फॉल करते हैं। उसके बाद ये थर्ड वन में हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बेसिकली टू कंपोनेंट्स हैं, इसके नाम से भी क्लियर है। इलेक्ट्रोमीन इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक मीन मैग्नेटिक कंपोनेंट्स है। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट्स, दीज टू कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे कि इस तरह से कि इलेक्ट्रिक अगर फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा, तो दोनों ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। यहाँ पर ये वेव की शक्ल में नीचे दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वेव ये बनी हुई है, तो इसमें एक क्रस्ट और एक क्रस्ट दूसरे क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस, या एक तरफ से दूसरे तरफ के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऑसिलेशन आएगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऑसिलेशन मौजूद है। तो ऑसिलेशन का मतलब होता है बेसिकली टकराव को कहते हैं। आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो टू देयर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। जैसे जैसे ये प्रोपोगेट होते जाएंगे, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, उसी तरह से इनके अंदर आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने की कैपेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। तो बोथ पास थ्रू देयर मैक्सिमा एंड मिनिमा एट द एग्जैक्टली द सेम टाइम। बिल्कुल सेम टाइम पे ये मैक्सिमा और मिनिमा ये जब सेम वक्त में
जितनी ज़्यादा होगी दोनों फील्ड बराबर का इंटरेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतनी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी होगी। तो आज के ये लेक्चर नंबर 1 के पार्ट 2 के अंदर हमने इंट्रोडक्टरी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस किया, इसके बारे में हमने पढ़ा और फिर देखा कि बट स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। तो इसके हवाले से हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मैटर के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। और फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में स्टडी किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती क्या हैं। फिर ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी होती है, डिफरेंट टाइप्स की वेव्स होती हैं, रेडिएशंस होती हैं जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। एनर्जी प्रोड्यूस इनके शक्ल एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारा सैंपल होता है उस पर फॉल करवाते हैं, उसके नतीजे में एटम्स में एक्साइटमेंट होती है, ना कि कोई भी एटम जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक डाउन होता है, तोड़ फोड़ का शिकार नहीं होता, जस्ट एक्साइटमेंट में जाता है। और जब वो एक्साइटमेंट में जाता है तो उसका स्पेक्ट्रम बनता है, उस स्पेक्ट्रम को हम स्टडी करते हैं और कंपाउंड के बारे में जज करते हैं, तो उसके हमें फिर पता चल जाता है कि फंक्शन ग्रुप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के हवाले से हमने डिस्कस किया कि कितने कंपोनेंट्स हैं, बेसिकली 2 कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया। तो ये दोनों के दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के डायरेक्शन के एतबार से परपेंडिकुलर होते हैं और ये मैक्सिमा जितनी ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। दोनों ही एक दूसरे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगा, दोनों एक दूसरे के मैक्सिमा और मिनिमा पैरेलल प्रोपोर्शन में होते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 2। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।